Hello friends, welcome to the channel Voice of Surya. In this video, we are going to see the provision of assistance for a charger officer in his defense in Rule 14 inquiries. Please read the full rule positions before applying them. They can be downloaded free of cost from DOPT website. The link is also given below. Now, let us see what defense assistance means and who is called a defense assistant, what is the importance of this assistance, who can assist, when is it allowed and when it is not allowed, and what are the payments that are allowed for a defense assistant. CCSCC रूल्स 1965 का रूल 14 का सब रूल 8 कहता है कि किसी चार्जशीटेड व्यक्ति को अगर कोई भी टाइप का सपोर्ट चाहिए तो वो अपने दफ्तर के या आजू बाजू के किसी दफ्तर के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो अपना असिस्टेंस के लिए सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए। लेकिन चार्जशीट में यदि ज्यादा लीगलिटीज है और कॉम्प्लिकेशंस है तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में लीगल प्रैक्टिशनर को भी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अप्रूवल दिया जा सकता है। Article 311 of Constitution says that every charge-sheeted employee should be given a reasonable opportunity to defend himself. तो उसी का एक हिस्सा है उसको डिफेंस का सपोर्ट देना। So approval of defense assistant is a part of the reasonable opportunity. तो जो बंदा असिस्टेंस देता है चार्जर ऑफिसर को उसको हम डिफेंस असिस्टेंट बोलते हैं। ये डिफेंस असिस्टेंट जनरली चार्ज ऑफिसर के ऑफिस का या आजू बाजू के ऑफिस के हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो किसी भी जगह से विद इन इंडिया दूर से भी हम उसको डिफेंस असिस्टेंट एंगेज करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। एक बार परमिशन दे दिया तो प्रिलिमिनरी स्टेज से लेकर के लास्ट तक डिफेंस असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर का सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेज में डिफेंस असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है या उनको कन्वीनियंट नहीं है फलाना डेट बोल करके इंक्वायरी को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। As we can see, the defense assistant is a person who will assist the charge officer at every stage. उनका प्राइमरी रोल है असिस्टेंस देना, राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल ऑप्शंस के बारे में अप्राइज करना एंड to help in effective presentation of the case of the charge officer. इंक्वायरी ऑफिसर के सामने अपने केस को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना कैसे, उसमें डिफेंस असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर का मदद करते हैं। एंड जो डिपार्टमेंटल एविडेंस जो भी है उसको टाइम टू टाइम उसका रेलेवेंस कहां तक है, उसका वैलिडिटी क्या है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठाते रहते हैं। लेकिन ultimately defense assistant is only a supporting hand. He cannot influence the outcome of the inquiry. रेगुलर हियरिंग के दौरान डिफेंस असिस्टेंट दूसरे पार्टी के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करके उनका एविडेंस में कोई दम नहीं है बोल के बोलने के लिए कोशिश करते हैं। अगर जरूरत पड़ गई तो वो यहां तक बोलेंगे कि अल्टीमेटली अगर गलत भी हुआ है तो चार्ज ऑफिसर की उसमें कोई गलती नहीं है, उनका इंटेंशन गलत नहीं है। सर्कमस्टांसेस सजेस्ट कर सकते हैं कि गलत हुआ है, बट उसमें डायरेक्टली चार्ज ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बोलना भी डिफेंस असिस्टेंट का काम है। एंड टाइम टू टाइम इसको अननेसेसरली इंक्वायरी को खींच करके डायलेटरी टैक्टिक्स को वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे एज पर रूल्स जितना जल्दी हो सके इंक्वायरी खत्म हो जाए और चार्ज ऑफिसर को जस्टिस मिले। Some defense assistants remain associated with the charged officer right from the stage of preliminary hearing till the disposal of appeal if required. चार्ज ऑफिसर कभी कभी ऐसे भी करते हैं कि शुरू से ही वो अपना डिफेंस असिस्टेंट को एंगेज करते हैं और चार्जशीट का जो जवाब है वहां से लेकर के अगर फाइनली पेनल्टी हुआ है तो पेनल्टी के ऊपर अपील भी डिफेंस असिस्टेंट से ही लिखवाते हैं। तो कुछ डिफेंस असिस्टेंट शुरू से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाने तक भी मदद कर सकते हैं। ये उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है।
डिफेंस असिस्टेंट जो है केस को कंप्लीटली स्टडी करके एविडेंस को गैदर करके चार्ज ऑफिसर के बिहाफ पे बोलने के लिए कौन कौन पॉसिबल डिफेंस विटनेसेस हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स तैयार करके ये कोशिश करते हैं कि चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर के सामने अपने केस को प्रस्तुत करने में किसी भी एंगल में वेल प्रिपेयर्ड है। डिफेंस असिस्टेंट का बेसिक काम यह है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजरल फेयरनेस एंड प्रोसेस को इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये देखना। यदि किसी भी स्टेज पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वहीं पर उस चीज के ऊपर रिटन रिप्रेजेंटेशन दे करके ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन पहले आपको पता है कि गलती हो रहा है और आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो बाद में ऑब्जेक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं है। बाद में ऑब्जेक्शन लगाना अलाउड नहीं है। चार्ज ऑफिसर को यदि डिफेंस असिस्टेंस चाहिए तो जिनको उन्होंने प्रपोज करना था उसका नाम के साथ कंप्लीट डिटेल्स इंक्वायरी अफसर को देंगे एक रिप्रेजेंटेशन के साथ। वो रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद सारे डिटेल से अगर इंक्वायरी अफसर सेटिस्फाइड है तो डिफेंस असिस्टेंट से रिलेटेड रूल्स के हिसाब से उनको अप्रूव किया जा सकता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंक्वायरी के बीच में भी डिफेंस असिस्टेंट को चेंज किया भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिफेंस असिस्टेंट इंजर्ड है या एक्सपायर हो गया है या टर्मिनली इल है या आने की हालत में नहीं है तो उस स्टेज में इंक्वायरी को रोका नहीं जा सकता, बट डिफेंस असिस्टेंट को चेंज करने के लिए चार्ज ऑफिसर पूछ सकते हैं और ऐसे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डिफेंस असिस्टेंट को चेंज करने के लिए अप्रूवल भी इंक्वायरी ऑफिसर दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अप्रूवल के लिए चार्जर ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है उस व्यक्ति को इंक्वायरी ऑफिसर ने यदि रिजेक्ट कर दिया है फॉर एनी रीजन तो चार्जर ऑफिसर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो फाइनल है, उसके ऊपर अपील करने का कोई फर्दर प्रोविजन नहीं है। जिस व्यक्ति को चार्जर ऑफिसर ने डिफेंस असिस्टेंट के रूप में प्रपोज किया है वो यदि वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये तीनों डिटेल के साथ इंक्वायरी ऑफिसर को वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है, रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डिफेंस असिस्टेंट। जिस व्यक्ति को आप डिफेंस असिस्टेंट बनाना चाहते हो अपने हेल्प के लिए उस व्यक्ति की कंसेंट, उसका पेड रन, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो प्रेजेंट पेड रन क्या है, एंड लेटर ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर that he will be relieved whenever required। जिस व्यक्ति को आप डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अप्रूवल लेने जा रहे हो उस व्यक्ति की ऑफिस से एश्योरेंस चाहिए कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो अथॉरिटी इस प्रपोज्ड डिफेंस असिस्टेंट को रिलीव करने के लिए तैयार है। थर्ड वाला, अंडरटेकिंग ऑफ द प्रपोज्ड डिफेंस असिस्टेंट कि उनके पास 3 से ज्यादा केसेस नहीं है एज ए डिफेंस असिस्टेंट। वर्किंग अगर एम्प्लॉय है डिफेंस असिस्टेंट तो उनके हाथ में 3 से ज्यादा केसेस हो नहीं सकते, वो 3 में ये पर्टिकुलर केस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा 2 और हो सकते हैं। टोटल किसी भी स्टेज में 3 से ज्यादा केसेस उनके हाथ में एज ए डिफेंस असिस्टेंट हो नहीं सकते। ये अंडरटेकिंग भी उनसे लेना पड़ेगा। प्रपोज्ड डिफेंस असिस्टेंट यदि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कंसेंट, रिलीविंग ऑर्डर या पेंशन ऑर्डर, लास्ट पेड रन डिटेल्स के साथ अंडरटेकिंग भी लेना पड़ेगा कि उनके हाथ में प्रेजेंट केस को लेकर के टोटल 7 से ज्यादा केसेस नहीं है। तो क्या ये डिफेंस असिस्टेंट एक लीगल प्रोफेशनल हो सकता है? या लीगल प्रोफेशनल का मतलब है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। सिर्फ क्वालिफिकेशन होना ही काफी नहीं है, प्रैक्टिसिंग भी करते रहना चाहिए कोर्ट में जाके, उसको हम लीगल प्रोफेशनल बोलते हैं। अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक लीगल प्रोफेशनल है तभी डिफेंस असिस्टेंट भी लीगल प्रोफेशनल हो सकते हैं, नहीं तो जनरली लीगल प्रोफेशनल को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अप्रूव नहीं किया जा सकता।
लेकिन किसी किसी एक्सेप्शनल केस में चार्जशीट में यदि ज्यादा लीगलिटीज और कॉम्प्लिकेशन है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंक्वायरी ऑफिसर डिफेंस असिस्टेंट को एक लीगल प्रोफेशनल होने के लिए भी परमिशन दे सकते हैं। यदि ऐसा कोई लीगल प्रोफेशनल को उन्होंने डिफेंस असिस्टेंट के रूप में एंगेज करने के लिए परमिशन दिया है तो उस डिफेंस असिस्टेंट का यानी कि लीगल प्रोफेशनल का लीगल फीस जो भी है वो चार्ज ऑफिसर का डिपार्टमेंट भरेगा। एक सवाल ये आता है कि चार्ज ऑफिसर के बिना डिफेंस असिस्टेंट के प्रेजेंस में इंक्वायरी चल सकता है? तो इसका जवाब है जनरली नहीं, क्योंकि रेगुलर इंक्वायरी जो है सिर्फ चार्ज एम्प्लॉय के प्रेजेंस में ही होता है। एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें सिर्फ चार्ज एम्प्लॉय के प्रेजेंस में ही होता है। साथ में डिफेंस असिस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिफेंस असिस्टेंट है और चार्ज एम्प्लॉय एब्सेंट है ऐसा तो जनरली नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा इमरजेंसी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसको लेकर के हम इंक्वायरी को भी रोक नहीं सकते, तो वैसा सिचुएशन में चार्ज ऑफिसर के रिटन रिक्वेस्ट के ऊपर एज ए वन टाइम स्टॉप गैप अरेंजमेंट डिफेंस असिस्टेंट को कंटिन्यू करने दे सकते हैं। चार्ज ऑफिसर के एब्सेंस में भी इंक्वायरी उस पर्टिकुलर दिन के लिए हो सकता है, बट दिस इज ओनली ए टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। ये कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बन सकता है। अब हम देखेंगे कि डिफेंस असिस्टेंस कौन कौन से स्टेजेस में चार्ज ऑफिसर को नहीं मिलता है। प्रिलिमिनरी हियरिंग के स्टेज में इंक्वायरी ऑफिसर सवाल करते हैं कि क्या आप चार्जेस को एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। तो ये सवाल का जवाब चार्ज ऑफिसर खुद देंगे, खुद सोच समझ के देंगे कि वो एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। इस स्टेज पे डिफेंस असिस्टेंस नहीं मिलेगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ पे सारे एविडेंसेस का एग्जामिनेशन होने के बाद एक डिफेंस स्टेटमेंट देना पड़ता है चार्ज ऑफिसर को। उस स्टेज में भी डिफेंस असिस्टेंट नहीं मिलेगा। और सारे विटनेसेस के खत्म होने के बाद चार्ज ऑफिसर को एक मौका मिलता है कि खुद को वो विटनेस बना करके क्वेश्चन भी पूछे, आंसर भी वही दे दे लास्ट स्टेज में। तो उस स्टेज पे आंसर देने के टाइम में डिफेंस असिस्टेंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जरूर लिखवा सकते हैं बट आंसर देने के टाइम में डिफेंस असिस्टेंट नहीं मिलेगा। एंड ये स्टेज के बाद भी जनरल एग्जामिनेशन का एक स्टेज आता है। वो जनरल एग्जामिनेशन के स्टेज में इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर से डायरेक्टली कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। उनके जवाब देने के टाइम में भी डिफेंस असिस्टेंस उनको नहीं मिल सकता। बाकी सारे केसेस में कंप्लीटली फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड डिफेंस असिस्टेंट जो है चार्ज ऑफिसर को स्ट्रेंथन करने के लिए साथ में होते हैं हर एवरी स्टेज पे। अप्रूव्ड डिफेंस असिस्टेंट को गवर्नमेंट की साइड से कोई ऑनरेरियम नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वो आउट ऑफ सेशन से आते हैं तो उनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस से प्लेस ऑफ इंक्वायरी तक उसका लास्ट पेड रन के बेसिस पे उसको टीएडीए मिलेगा एज पर एंटाइटलमेंट। यदि वो एयर जर्नी के लिए एंटाइटल्ड है तो वो टिकट जो है ऑथराइज्ड एजेंसी से ही उनको लेना पड़ेगा। एंड ये टीएडीए जो है चार्ज ऑफिसर के कार्यालय से ही मिलेगा, इंक्वायरी ऑफिसर से दिया गया अटेंडेंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे। इस वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को अपने कोलिग्स के साथ शेयर करिए और चैनल का लिंक भी अपने कोलिग्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लिटिल एफर्ट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। So friends, thank you very much for your time. With best wishes from Voice of Surya. Namaste. Jai Hind.